हेलो एवरीवन, सिविल टेक बाय एनडी यूट्यूब स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निरंजन सिंह और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की जो आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर और हमें अपना सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल सिविल टेक बाय एनडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फॉर फर्दर अपडेट ऑफ वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो लेट्स डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द थिकनेस ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल्स एट इट्स एजेस इज केप्ट लेस देन। यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो थिकनेस होती है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग की और पाइल के केस में एजेस पर वो कितना होता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेसिकली जो एजेस पे थिकनेस होती है फुटिंग की वो आपकी 15 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी या फिर हम कह सकते हैं टी की जो वैल्यू होती है टी लेस देन होता है 150 mm। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइव लोड टू बी कंसीडर फॉर एन एसेसिबल रूफ। यानी कि जो लाइव लोड होता है एसेसिबल रूफ्स के लिए वो कितना होता है। तो रूफ के केस में जो लाइव लोड की वैल्यू लेते हैं वो हमारी होती है 150 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 150 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड कंसीडर करके चलते हैं हम इन केस ऑफ रूफ। क्वेश्चन थर्ड है आपका, ऑन एन एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेस द प्रेशर विल बी। यानी कि जो आपके फाउंडेशन होते हैं रिजिड फाउंडेशन की अगर बात करें तो जो प्रेशर लगता है सॉइल का, एक्चुअली सपोज दैट ये आपका फाउंडेशन हो गया तो सॉइल आपकी जो प्रेशर लगाती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती है और ये आपका डिफरेंट सॉइल के लिए इसकी जो शेप होती है प्रेशर डायग्राम का वो अलग डिफरेंट होता है। तो उस के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो नॉट यूनिफॉर्म हो जाएगा। यानी कि जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो सॉइल के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है। ड्राई के केस में, डेंस सैंड के केस में अलग होता है, केले के केस में अलग होता है सॉइल प्रेशर डायग्राम। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल विदाउट अ हील स्लैब, फर्स्ट है आपका थिकनेस ऑफ द स्टेम इज केप्ट सेम थ्रू आउट। ऑप्शन बी इज बेस स्लैब इज मेड 10 सेंटीमीटर थिकर देन द स्टेम। ऑप्शन सी है आपका विड्थ ऑफ द बेस स्लैब इज केप्ट 0.7 टाइम्स द टोटल हाइट ऑफ द वॉल एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो जो रिटेनिंग वॉल्स होती है, एक्चुअली रिटेनिंग वॉल का मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। रिटेनिंग वॉल का जो क्रॉस सेक्शन होता है कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। रिटेनिंग वॉल्स क्या करती हैं, अर्थ को रिटेन करने के लिए, हाईवेज आपने देखे होंगे या होंगे तो उस केस में जो सॉइल होती है उसको रिटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं वो अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। तो उस केस में जो आपका ये आपका हील हो गया, ये आपका हील बोलते हैं इसको, ये आपका स्टेम होता है, ये स्टेम हो गया आपका। तो हील स्लैब थिकनेस जो होती है स्टेम की वो सेम रहती है थ्रू आउट और बेस स्लैब की जो थिकनेस होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। यानी कि जो ऑल ऑप्शन होंगे वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए टी बीम वेव्स एज अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ अ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लैंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि जो टी बीम है, टी बीम का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का होता है, टी टाइप। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो टी बीम है वो कब आपकी एज अ रेक्टेंगुलर बीम बिहेव करेगी। यानी कि टी बीम आपकी रेक्टेंगुलर बीम की तरह कब बिहेव करती है।
इस केस में क्या होता है, जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है, सपोज दैट न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लेंज में है, अगर न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लेंज में लाई करती है तो वो जो केस होगा वो आपका टी बीम का एज अ रेक्टेंगुलर बीम आप कंसिडर करके चलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका रिमेन्स विद इन द फ्लेंज आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लेंज में ही है, यानी फ्लेंज के अंदर आपकी न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है, तो उस केस में जो आपकी टी बीम होगी वो एज अ रेक्टेंगुलर बीम वेव करेगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द विड्थ ऑफ द रिव ऑफ ए टी बीम इज जनरली केप्ट यानी कि जो विड्थ होती है रिव की इन केस ऑफ टी बीम, ये आपकी टी बीम हो गई, इसको आप फ्लेंज बोलते हो, अपर सेक्शन को आप फ्लेंज बोलते हो, एंड ये आपका जो सेक्शन होता है ये रिब होता है, रिब बोल सकते हैं या आप वेब बोल सकते हैं। जो इसकी थिकनेस होती है आपकी 1/3 to 2/3 ऑफ रिब डेप्थ, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका विड्थ जो होती है रिब उसका क्राइटेरिया होता है। ये आपकी सपोज डेप्थ है आपकी रिब की, तो इसका 1/3 to 2/3 आपकी जो रिब की विड्थ होगी, ये आपकी विड्थ हो जाएगी रिब की। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिब्ड स्लैब इज प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि जो रिब्ड स्लैब होती है वो किस केस में आप प्रोवाइड कराते हो, प्लेन सीलिंग के केस में, थर्मल इंसुलेशन केस में, या अकॉस्टिक्स इंसुलेशन के केस में, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो रिब्ड आप प्रोवाइड करा सकते हो, प्लेन सीलिंग में भी प्रोवाइड करा सकते हो, थर्मल इंसुलेशन केस में भी रिब्ड प्रोवाइड करा सकते हो, एंड अकॉस्टिक्स के केस में भी आप रिब्ड प्रोवाइड करा सकते हो। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ बार यूज्ड इन अ रिब्ड स्लैब। अब जो आपकी रिब्ड स्लैब होती है, सपोज दैट ये आपका कॉलम है, तो ये जो आपकी विड्थ हो जाएगी वो आपका रिब्ड हो जाएगी बी। तो उस केस में जो मैक्सिमम डायमीटर हम यूज़ करेंगे वो आपका 22 mm होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 mm डायमीटर बेसिकली यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ रिब्ड स्लैब। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप 22 mm डायमीटर यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रिइंफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस शुड नॉट बी लेस देन। एक केस आपका होता है अगर आपकी सेम डायमीटर है, यानी कि जो आप रिइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हो उस सभी का जो डायमीटर है वो आपका सेम है, डी डायमीटर्स के अगर आप बार यूज़ कर रहे हो तो उस केस में जो स्पेसिंग होती है वो डी के इक्वल हो जाती है। सपोज दैट आपकी जो डायमीटर आप यूज़ कर रहे हो ये आपका D1 है, एक आपका D2 का है, यानी कि एक डायमीटर आपने 16 mm का यूज़ कर लिया, एक डायमीटर आपने 18 mm का यूज़ कर लिया, एक डायमीटर आपने 20 mm का यूज़ कर लिया। तो उस केस में जो स्पेसिंग होगी वो आपकी जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार होता है, यानी डी मैक्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा डायमीटर का बार होगा वो आपकी स्पेसिंग हो जाएगी पैरेलल रिइंफोर्समेंट के बीच में। तो ऑप्शन बी यानी 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार is used as a spacing between horizontal parallel reinforcement। तो ऑप्शन बी is the correct answer of this question। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, for a number of columns constructed in a row the type of foundation is, यानी कि आप सपोज दैट इस तरह के आप फाउंडेशन एक रो में प्रोवाइड करा रहे हो, तो उस केस में जो फाउंडेशन का टाइप होता है वो कौन सा आप यूज़ करोगे। तो इन सभी को आपने एक स्ट्रिप से जोड़ देते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये जो फुटिंग होगी आपकी वो स्ट्रिप फुटिंग कहलाती है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कई सारे कॉलम्स आप एक ही रो में कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नंबर ऑफ कॉलम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ वन रो, then the type of foundation which is provided is strip foundation। तो ऑप्शन डी is correct answer of this question। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से। फर्स्ट है आपका, पाइल इज अ सिलेंडर मेंबर विच ट्रांसफर द लोड थ्रू आउट इट्स लोअर एंड ऑन अ स्ट्रेटा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटा।
ऑप्शन बी आपका पाइल इज अ सिलेंडर मेंबर विच ट्रांसफर इट्स लोड टू द सराउंडिंग सॉइल। ऑप्शन सी है आपका पाइल इज अ सिलेंडर मेंबर विच ट्रांसफर इट्स लोड बाय फ्रिक्शन। ऑप्शन सी है आपका पाइल इज अ सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ कंक्रीट विच ट्रांसफर द लोड एट अ डेप्थ ग्रेटर देन इट्स विड्थ। बेसिकली हम पाइल फाउंडेशन कब देते हैं, जब आपकी सॉइल जो होती है वीक होती है, सॉइल आपकी वीक है, उस केस में डी फाउंडेशन के अंडर में आपका पाइल फाउंडेशन आता है। पाइल फाउंडेशन का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। इस तरीके का आप पाइल फाउंडेशन सिलेंडर के जैसा आप पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड पाइल्स बनाते हो। तो जो पाइल्स होती हैं वो लोड को ट्रांसफ़र कर देती हैं स्ट्रॉन्ग स्टेटा तक। ये लोड को बियर नहीं करती हैं, एक्चुअली ये लोड को ट्रांसफ़र करती हैं। जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग स्टेटा होगी उस तक आप लोड इसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो सॉइल की। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए पाइल इज अ सिलेंडर मेंबर विच ट्रांसफर द लोड थ्रू आउट इट्स लोअर एंड, यानी कि इस लोअर एंड के थ्रू ये पाइल क्या करती है, लोड को ट्रांसफ़र कर देती है टू द स्ट्रॉन्ग स्टेटा थ्रू आउट इट्स लोअर एंड। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वेट ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज जनरली टेकन। यहाँ पर यूनिट वेट की बात कर रहा है, यानी कि यूनिट वेट सपोज दैट गामा आपने लिया, तो अगर आपका प्लेन कंक्रीट है, प्लेन कंक्रीट के केस में जो गामा की वैल्यू होती है वो 2400 किलोग्राम पर मीटर की होती है। वहीं अब अगर आप आरसीसी की बात करोगे, रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करोगे, तो उस केस में जो गामा की वैल्यू होती है यानी यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो होता है आपका वो 2500 किलोग्राम पर मीटर की हो जाएगा। 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट वेट ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। वहीं अगर आप प्लेन कंक्रीट की बात करोगे तो उसके इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन मीन्स, यानी कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का मतलब क्या है। आपने अंडर रीइंफोर्स दे दिया, ओवर रीइंफोर्स दे दिया, बैलेंस सेक्शन दे दिया, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है। इसको अगर हम वर्किंग स्ट्रेस में देखते हैं तो जो एक्चुअल सपोज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो अगर आपकी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम आती है तो ये जो क्राइटेरिया होता है वो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का होता है। यानी कि अंडर रीइंफोर्स में क्या है, रीइंफोर्समेंट का जो अमाउंट है वो आपका क्या है, कम है, रीइंफोर्समेंट का अमाउंट कम होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी रीइंफोर्स्ड है यानी स्टील है वो क्या करेगी, जो परमिजिबल स्ट्रेस होती है यानी टी जो परमिजिबल स्ट्रेस है उसको क्या करेगी, पहले गेन कर लेगी विद रिस्पेक्ट टू कंक्रीट। परमिजिबल स्ट्रेस है जो स्टील की वो पहले गेन हो जाएगी और कंक्रीट बाद में गेन करेगी क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। इसी तरह अगर बैलेंस सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो जो उसमें XU इक्वल टू XC होता है, यानी कि जो स्टील एंड कंक्रीट दोनों एक साथ में जो आप उनकी परमिजिबल स्ट्रेस होती है उसको गेन करती हैं। अगर वहीं ओवर रीइंफोर्स्ड की बात करोगे तो ओवर रीइंफोर्स्ड के केस में जो कंक्रीट होती है वो परमिजिबल स्ट्रेस को पहले गेन कर लेती है विद रिस्पेक्ट टू रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टील विल यील्ड फर्स्ट। यानी कि अंडर रीइंफोर्स्ड के केस में क्या होता है, जो स्टील होती है वो पहले आपकी जो परमिजिबल स्ट्रेस होती है उसको गेन कर लेती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राफ फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इफ इट्स एरिया एक्सीड द प्लेन एरिया ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि कोई बिल्डिंग का सपोज दैट आपको एरिया दे रखा है, ये आपका एरिया ए है, तो अब आपको फाउंडेशन प्रोवाइड कराना है, तो उसके इसमें राफ फाउंडेशन कब प्रोवाइड कराओगे। तो जो प्लान एरिया होता है वो अगर आपका 50% से इंक्रीज कर जाए, यानी कि जो प्लान एरिया होता है वो बिल्डिंग के एरिया से अगर 50% इंक्रीज कर जाता है
तो उस केस में क्या करते हो, आपको राफ फाउंडेशन प्रोवाइड कराना पड़ता है, राफ फाउंडेशन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 50% एरिया ऑफ बिल्डिंग, यानी जो प्लान एरिया बिल्डिंग का वो 50% से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, तो उस केस में आपको राफ फाउंडेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द परसेंटेज ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन स्लैब इज, यानी कि जो मिनिमम परसेंटेज होता है रीइंफोर्समेंट का वो कितना होता है इन केस ऑफ स्लैब। स्लैब की बात करें तो जो रीइंफोर्समेंट होता है वो स्टील ग्रेड के हिसाब से, यानी कि स्टील ग्रेड के हिसाब से वेरी करता है। स्टील ग्रेड, अगर आपका FE 250 है तो उस केस में आपका 0.15% होता है। अगर आपका FE 415 है उस केस में आपका 0.12 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या स्टील ग्रेड आपको दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो अब क्या करोगे आप, द परसेंटेज ऑफ स्टील। तो अगर आपको क्वेश्चन में स्टील ग्रेड नहीं प्रोवाइड करा तो आप जनरली जो स्टील प्रोवाइड कराते हैं उसको कंसीडर करके चलोगे, यानी कि जनरली कंस्ट्रक्शन में हम माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं, यानी FE 250 का यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट होगा वो कितना होता है, 0.15%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको स्टील ग्रेड नहीं दे रखा है, स्टील ग्रेड आपको दे रखा होगा तो आप इजीली नोटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन RCC बीम नॉट प्रोवाइडेड विद शियर रीइंफोर्समेंट may develop cracks in its bottom inclined roughly to the horizontal at, यानी कि जो सपोज दैट ये कोई आपकी RCC बीम है, इसमें आपने क्या किया, शियर रीइंफोर्समेंट नहीं दे रखा, तो उस केस में जो क्रैक्स जनरेट होते हैं बॉटम से, इन इट्स बॉटम, वो कितने एंगल पे आपके क्रैक जनरेट होते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया होता है वो 45 डिग्री एंगल पे, यानी डायगोनल अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द बीम आपके क्रैक जनरेट होंगे, यानी 45 एंगल पे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा अगर आप शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो। शियर रीइंफोर्स बेसिकली क्या करता है, क्रैक्स को रोकता है, यानी आपकी जो बीम है उसमें जो रेजिस्ट करता है क्रैक्स को वो शियर रीइंफोर्समेंट करता है। अगर आप शियर रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करा रहे तो जो क्रैक्स जनरेट होंगे वो 45 डिग्री पे होंगे बॉटम से टू द हॉरिजॉन्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स कैन सेफली यूज्ड फॉर अ हाइट नॉट मोर देन, यानी कि जो कैंटिलीवर्स बीम्स होती हैं इस तरीके की, उनकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कितने तक होती है, कितने हाइट तक आप कैंटिलीवर बीम यूज कर सकते हो। तो इसको जो क्राइटेरिया होता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का वो 6 मीटर होता है, यानी 6 मीटर हाइट तक आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को सेफली यूज कर सकते हो। अगर आपकी हाइट जो है h इज ग्रेटर देन 6 मीटर, तब उस केस में आप क्या करोगे, तब उस केस में आपको काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करानी पड़ेगी। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल आप प्रोवाइड कराओगे। अगर आपकी जो हाइट है वॉल्स की, अगर आपकी 6 मीटर से ज़्यादा हो रही है तो उस केस में जो आपको अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना पड़ेगा वो आपका काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल होगा। और 6 मीटर हाइट तक अप टू नॉट मोर देन और अप टू 6 मीटर आप क्या प्रोवाइड कराते हो, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इन बीम सेल नॉट एक्सीड। इसको मैं एलेबोरेटली पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया होता है वो 0.85/Fy होता है, एंड जो मैक्सिमम एरिया होता है वो आपका 4% ऑफ बीम एरिया, या फिर आप कह सकते हो ग्रॉस एरिया।
तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 4%। मैक्सिमम एरिया 4% प्रोवाइड कराते हैं और मिनिमम एरिया का जो क्राइटेरिया होता है वो 0.85/FY होता है। FY आपको पता ही है स्टील ग्रेड होता है। स्टील ग्रेड जो भी आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मिनिमम परसेंटेज एरिया आप निकाल सकते हो टेंशन रिइंफोर्समेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विड्थ ऑफ द फ्लेंज ऑफ टी बीम शुड बी लेस देन, यानी कि जो फ्लेंज की विड्थ होती है, अभी मैंने आपको बताया ये कोई टी बीम स्ट्रक्चर है, ये आपकी फ्लेंज हो गई, ये आपकी वेब हो गई। तो उस केस में जो फ्लेंज की विड्थ होती है वो क्या होती है, 1/3 ऑफ इफेक्टिव स्पेन ऑफ द टी, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टी बीम, या आपकी जो विड्थ होगी वो आपकी विड्थ ऑफ द रिब, यानी इसको विड्थ को जोड़ के प्लस 12 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो ये तीनों ही आपके सही होंगे। इनमें से जो लीस्ट होता है उसको हम एज अ विड्थ ऑफ फ्लेंज कंसिडर करके चलते हैं, यानी कि 1/3 ऑफ इफेक्टिव स्पेन आपकी दे रखी है तो उसका 1/3 ले लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टी बीम ले लेंगे, या फिर विड्थ ऑफ रिब, उसके साथ में हम 12 टाइम्स उसकी थिकनेस ऑफ स्लैब ऐड कर दोगे तो हमारे पास विड्थ ऑफ फ्लेंज हो जाएगी। यानी कि इन तीनों में से जो भी लिस्ट आएगा उसको हम एज अ विड्थ ऑफ फ्लेंज लेके चलते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। टाउ मैक्स क्या होता है आपका 3/2 नॉर्मल शियर स्ट्रेस यानी टाउ बी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन बी है यानी कि 1.5, 3 से डिवाइड मारोगे तो 1.5 आएगा। 1.5 टाइम्स द एवरेज शियर स्ट्रेस जो होती है टाउ बी को, या नॉर्मल शियर स्ट्रेस या एवरेज शियर स्ट्रेस, टाउ बी की जो वैल्यू होगी आपकी F/BD, यानी कि जो शियर फोर्स अपॉन एरिया से डिवाइड मार दोगे तो टाउ बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है आपका वो सही हो जाएगा, 1.5 टाइम्स द एवरेज। सो दोस्तों, टू गिव योर सपोर्ट प्लीज़ सब्सक्राइब सिविल टेक बाय एनडी एंड आप हमें कमेंट करिए कि हमें क्या और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या इसके और चीज़ें होनी चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम अपने सेशन को और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हमें सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।